आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। सेकेंड लेसन 9 का जो हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि AMU और जामिया के जो टेस्ट होता है उसमें ये आता है। खैर हम लोग AMU के लिए अभी पढ़ रहे हैं। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? अ फोर्स इज अ कॉज which changes the state of an object or tries to change the state। यानी फोर्स क्या है? फोर्स जो है एक कॉज है जो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है या चेंज करने का ट्राई करता है। अब ये फोर्स पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी फोर्स अप्लाई करता है तो अप्लाई होने पर अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया से अधिक हुआ, ज़्यादा हुआ, तो वो उसके स्टेट को चेंज कर देगा। अगर कम हुआ तो वो स्टेट को चेंज नहीं करता। SI यूनिट जो फोर्स होता है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड। इसको हम आपको शो करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में। ये तो हो गया फोर्स के बारे में। फोर्स जो होता है 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स उसको बोलते हैं जिसका रिजल्टेंट, यानी उस फोर्स का रिजल्टेंट जो होता है इज इक्वल टू 0 होता है, तो उसको हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम रोप को 2 अपोजिट प्लेयर, एक मार्क बना दिया गया है, एक प्लेयर इधर खींच रहा है और एक प्लेयर इधर खींच रहा है फोर्स लगाकर, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। फोर्स में कभी ये बैलेंस फोर्स कब होता है? जब मैग्नीट्यूड, अगर इधर से एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन के थ्रू 49 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इधर भी 40 न्यूटन का फोर्स है। इस टाइप का जो फोर्स होता है वो बैलेंस फोर्स होता है, जिसका रिजल्ट इधर वाला ना इधर को पुल कर पाएगा ना इधर वाला इधर को पुल कर पाएगा, ये अपनी जगह पर ही रहेगा। यानी यहाँ जो इसका ओरिजिन पॉइंट है यहाँ वैल्यू 0 होती है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। सेकेंड वन है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स वो है जिसका रिजल्टेंट 0 नहीं होता है। रिजल्टेंट ग्रेटर देन 0 और रिजल्टेंट लेस देन 0, 2 कंडीशन होगा उसमें। ग्रेटर देन 0 कैसे होगा? अब यहीं पर जैसे मैंने बताया कि दोनों तरफ से इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ रिजल्ट 0 हो रहा है कि दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर इधर हम 60 न्यूटन का कोई फोर्स लगा रहा है और इधर 40 न्यूटन का, तो ये अपनी ओर पुल कर लेगा, तो इसके लिए ये पॉजिटिव हो गया।
ठीक है, ये पुल हो गया उधर, जबकि डायरेक्शन इधर है और डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, तो इसके लिए क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव होगा तो रिजल्टेंट ग्रेटर देन 0 होगा, निगेटिव होगा तो रिजल्टेंट लेस देन 0 होगा। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स उसे बोलते हैं जिसमें रिजल्टेंट 0 नहीं होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है, जबकि बैलेंस फोर्स उसे कहते हैं जिसमें हमेशा रिजल्टेंट 0 होता है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है मास एंड इनर्शिया के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को उसका मास कहते हैं, जब उसका इनर्शिया जो होता है उसका उसी का वो मास होता है, यानी जो रेस्ट मोड में इनर्शिया है वो उसका मास है। जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मैक्सिमम होगा उसका मास भी मैक्सिमम होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मिनिमम होगा उसका मास भी मिनिमम होगा, उसी को हम लोग मास बोलते हैं। ये इनर्शिया पर डिपेंडेंट है। अब इनर्शिया क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को उसका इनर्शिया बोलते हैं। तो स्टेट 2 टाइप के में होता है। अगर वो रेस्ट मोड में है तो उसको हम लोग बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट काइनेटिक मोशन में है या मूवमेंट में है तो इनर्शिया ऑफ काइनेटिक बोलेंगे। ये 2 टाइप्स का इनर्शिया हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी होते हैं। जैसे अगर किसी प्लांट के ब्रांच को हम हिलाते हैं, शूक करते हैं, तो उस कंडीशन में उसके कुछ लीव्स या उसमें अगर कोई फ्रूट्स है या फ्लावर्स है वो गिरने लगते हैं। इसके पीछे ये रीजन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। क्योंकि जितनी उसमें लीव्स है तो लीव्स में वो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, और जैसे ही हमने उसके ब्रांच, उस प्लांट के ब्रांच को हिलाया तो वो इनर्शिया ऑफ काइनेटिक हो गया। लेकिन वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है जो लीव्स है, तो उनका जो नोड्स होता है, यानी लीव्स का जो नोड्स है जहाँ से ये लीव्स जुड़ी रहती है प्लांट के, ये चीज़ यहाँ से छूट जाती है या यहाँ से टूट जाती है, इसकी वजह से फ्लावर या लीव्स या फ्रूट्स टूट कर गिर जाते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम किसी स्टिक से लेकर किसी कारपेट को अगर हम बीट करते हैं, यानी पीटते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें से डस्ट पार्टिकल्स बहुत तेजी से बाहर निकलता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो कारपेट है, कारपेट में डस्ट पार्टिकल जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, जबकि जब हमने उसको पीटना शुरू किया, बीट करना शुरू किया, तो कारपेट का जो फाइबर्स है वो क्या आ गया, इनर्शिया ऑफ काइनेटिक हो गया। इस वजह से डस्ट पार्टिकल उसमें निकलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम लोग कोई ट्रैवलिंग करते हैं तो दोनों इसमें देखने को मिलता है। ट्रैवलिंग करते हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी जो बॉडी का हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो रेस्ट में ही रह रहा है, लेकिन बॉडी का एक पार्ट जो होता है, जिस ऑब्जेक्ट पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चाहे वो बस है, चाहे बाइक हो या 4 व्हीलर अदर हो, तो वो हमारा वो रेस्ट मोड में है एक पार्ट, और एक पार्ट जो हमारा कांटेक्ट में है। तो उस वजह से वो बस वाला अगर ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर बेंट हो जाते हैं अगर रनिंग में है तो। और अगर हम बस पर बैठे हैं, बहुत से लोग बस के रूफ पर बैठ जाते हैं और एक बैग बस या गाड़ी आगे बढ़ा दी जाती है तो वो पीछे की ओर बेंट हो जाते हैं। तो उसके पीछे भी यही रीजन है, इनर्शिया का रीजन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। उसी तरह काइनेटिक इनर्शिया में आप देखते हैं कि बहुत से बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि ऑफिशियली स्टॉपेज नहीं रहता। जैसे दिल्ली वगैरह में कुछ एरियाज में आप जाइएगा, उतरना चाहिएगा कि आगे स्टॉपेज थोड़ा दूर है, मान लिया 1 किलोमीटर बाद है, वहाँ उतरने का कोशिश करिएगा तो आपको फिर 1 किलोमीटर बैक उस मार्केट में आना पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, कंडक्टर से बोल देते हैं तो ड्राइवर को इशारा करता है, ड्राइवर वहाँ पर स्लो कर देता है, जबकि गाड़ी क्या है, काइनेटिक मोड में है, यानी मूवमेंट कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बस के लास्ट स्टेयर पर आकर हम उतरते हैं सड़क पर, तो बस जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में कुछ दूर तक हम लोग हल्का सा दौड़ते हैं, ताकि हमारा काइनेटिक, इनर्शिया ऑफ काइनेटिक का बैलेंस बना रहे। अगर एक बैग हम चाहें कि वहाँ स्टॉप कर दें, यानी रेस्ट मोड में आए, तो हम गिर जाएंगे और हमारा एक्सीडेंट टाइप का हो जाएगा, चोट लग जाएगा। ठीक है,
उसी तरह अगर देखे होंगे कि स्टेशन पर क्या होता है, कभी कभी लोग सामान खरीदने हैं और बहुत सी ट्रेन खड़ी है और एक ही तरह का हॉर्न बज रहा है तो पता भी नहीं चलता, एक बैग नज़र उसकी पड़ती है कि स्टेशन पर हमारी ट्रेन चलने लगी, तो वो आदमी जब दौड़ कर आकर ट्रेन का जो स्टेशन पर दोनों रॉड दिया है गेट पर पकड़ कर पहले क्या करता है, ट्रेन के साथ कुछ देर के लिए दौड़ता है और तब जाकर ट्रेन पर चढ़ता है, क्योंकि ट्रेन क्या है, काइनेटिक मोड में है और ये ऑब्जेक्ट अभी खड़ा अगर है तो वो क्या है, रेस्ट मोड में, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, इसलिए उसको काइनेटिक मोड में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा तब जाकर चढ़ते हैं। अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट में डायरेक्ट आप चाह रहे हैं चढ़ने के लिए तो आप ट्रेन के वॉल से या बोगी से टकरा जाएंगे और उससे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ट्रेन जब कई जगह आपने देखा होगा कि ट्रेन स्लो होती है तो बहुत लोग पहले उतरने की कोशिश करते हैं कि आगे ले जा रही है, तो एकदम स्लो हो जाती है तो बहुत से लोग ट्रेन से क्या करते हैं, उतरते वक्त कुछ दूर आगे दौड़ते हैं ताकि उनके काइनेटिक इनर्शिया के अकॉर्डिंग उनके बॉडी का बैलेंस बना रहे। इस वजह से ट्रेन में ऐसा किया जाता है ताकि हम लोग बैलेंस बना रहे, एक्सीडेंट है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, इससे एक्सीडेंट होने का डर रहता है। कई बार एक्सीडेंट लोगों का हुआ है, कई बार लोगों का डेथ भी हो गया है। ठीक है, अंदर चले गए हैं प्लेटफॉर्म के से ऊपर गिर गए हैं, फिसल गए हैं, है ना, और उधर चले गए हैं, इसलिए इस तरह से बचें। लेकिन ये सब कंडीशन इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ काइनेटिक पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट मोड में है तो वह उसी मोड में रहना चाहती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट काइनेटिक मोड में है तो वह उसी मोड में रहना चाहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, दो कंडीशन इसमें, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट मोड में है तो वो उसी मोड में रहना चाहती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट काइनेटिक मोड में है तो वह उसी मोड में रहना चाहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, until the external force is not applied on that object to change its state। यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई होकर उसके स्टेट को चेंज न करे तब तक वह उसी मोड में रहती है। इसी को हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा मोमेंटम है। मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट जो होंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे उसको, और मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। दूसरा है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें दोनों चीज होता है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं और P इक्वल टू होता है mv। ठीक है, P इक्वल टू होता है mv, यानी किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम का SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट मोमेंटम का वो होता है kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब मोमेंटम को हम दो तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट का अगर इनिशियल वेलोसिटी है, सपोज दैट p1 हो गया, वो हो जाएगा m इंटू यू से डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। फाइनल वेलोसिटी या लास्ट वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं तो m इंटू वी हो जाएगा। अब डिफरेंस इन मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा P2 इक्वल टू P इक्वल टू P2 माइनस P1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, mv माइनस mu, m को कॉमन ले सकते हैं, v माइनस u हो जाएगा अगर आपको डिफरेंस निकालना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी है, और इसको फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल मोमेंटम या लास्ट मोमेंटम।
नेक्स्ट हमारा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो उसके मोमेंटम में चेंजिंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मोमेंटम चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और वो फोर्स जो होता है, अगर सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी v है, तो इनिशियल मोमेंटम p इज इक्वल टू हो जाएगा mu। ठीक है, और उस पर हम टी टाइम फॉर अ वाइल टी टाइम के लिए एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। तो फाइनल मोमेंटम उसका हो जाएगा m इंटू वी। तो जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो जो होता है इसके चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोपोर्शनली होता है। यानी इसका मोमेंटम जो चेंज हुआ एम वी माइनस एम यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां हो जाएगा आपका m को कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, और हो जाएगा आपका f, ये आप जान रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से है, a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपन टी। यहां हो जाएगा m इंटू ए। ठीक है, और हो जाएगा आपका f इज इक्वल टू m इंटू के इंटू, ये जो k है ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये k जो है ये क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू अराउंड 1 होता है। तो अब यहाँ पर 1 कर देंगे तो f इक्वल टू हमारा हो जाएगा m इंटू, मैंने शुरू में बताया था कि फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 kg। मास है तो kg, 1 kg, और एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस ये होते हैं कि जैसे आप कैच लेते हैं क्रिकेट में, तो आप अपने हाथ को नीचे करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि मोमेंटम कम हो। मोमेंटम कम होगा तो कैच भी पकड़ा जाएगा और आपको चोट नहीं लगेगा। अगर अपने हाथ टाइट करके कैच को लेंगे तो स्किड कर जाएगी बॉल और आपको चोट भी लग जाएगा। उसी तरह देखिएगा कि जो हाई लॉन्ग जंप या हाई जंप या पोल वॉल्ट में जो खिलाड़ी जाते हैं तो उसके पास मिट्टी को प्लफिंग टाइप का बना दिया जाता है, भुरभुरा टाइप का, या आजकल के दौर में क्या कहते हैं, मोटे मोटे गद्दे बिछा दिए जा रहे हैं ताकि जो एथलीट है उस पर गिरे तो उस बहुत ज़्यादा मोमेंटम से जाकर गिरता है, इसकी वजह से उसको चोट नहीं लगेगा। मिट्टी में भी वैसा किया जाता है, जो लॉन्ग जंप करते हैं एक मार्कर होता है, मार्कर से वहाँ हवा में जंप लगाते हैं एथलीट्स और जाकर गिरते हैं तो मिट्टी में पैर धंस जाता है, इसलिए मोमेंटम वहाँ कम हो जाएगा, और मोमेंटम कम हो जाएगा तो उसको चोट कम लगेगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, बहुत से एप्लीकेशन है जहाँ पर हम मोमेंटम को कम करने के लिए कम करते हैं ताकि हमको चोट लगे और हमारा काम भी हो। जिससे मैंने बताया अभी कैच पकड़ना हो गया, एथलीट का लॉन्ग जंप या हाई जंप या पोल वॉल्ट वाले खिलाड़ी जो होते हैं वहाँ सभी। उसी तरह देखिएगा जिम्नास्ट जहाँ होते हैं वो तरह तरह का क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज टाइप का छलांग लगाते हैं, जंप करते हैं, तो उसमें भी वहाँ पर गद्दे लगा दिए जाते हैं मोटे मोटे, है ना, फोम वाले, ताकि उसको फोर्सली मोमेंटम से जा रहा है, बहुत तेज मोमेंटम से जा रहा है, अगर वहाँ हार्ड चीज रहेगा तो उसको वो काफ़ी चोट लग जाएगा, यहाँ तक कि उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है और उस जो स्पॉट है उससे डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा, वो खेल ही नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा वहाँ पर मोमेंटम को रोकने के लिए जाता है। ये सब मोमेंटम के एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट हमारा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है?
कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम कोई फोर्स F1 सपोज दैट हम लगा रहे हैं तो उतना ही इक्वल फोर्स एगेंस्ट उस पर अप्लाई होता है जितना हम फोर्स लगा रहे हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है तो उसके एगेंस्ट ये फोर्स लगाने वाला एक्शन हो गया, एगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, रिएक्शन। यानी F1 जो है F2 पर फोर्स लगा रहा है, F1 इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा दे रहा है और ये उस पर, ये इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से, एक एगेंस्ट में होता है इसलिए एक निगेटिव होता है, ठीक है। और दोनों का रिजल्टेंट जो सम होता है, रिजल्ट जो निकलता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो दोनों का हम ये करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे एक मान लीजिए निगेटिव है, इसके दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस हम लोग को इसमें देखने पड़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। जैसे आप गाड़ियों में देखे होंगे कि शॉकर लगा रहता है, हमारे जर्किंग होती है जहाँ पर रोड जो होता है रफ होता है या गड्ढे वगैरह होते हैं वहाँ पर, तो शॉकर हमको ऊपर कर देता है उतनी फोर्स लगा के, इसलिए हमको जर्किंग कम लगती है और अनकंफर्टेबल कम फील होता है, ठीक है। स्प्रिंग को खींचेगा तो उतने जितना हम फोर्स लगा खींच रहे उतने फोर्स से अपोजिट वो खींच रहा है, ठीक है। रबड़ को खींचते हैं तो वो देखने को मिलता है। गन के साथ भी यही खेल है। गन को जब हम फायर करते हैं बुलेट को गन से या कार्ट्रिज उसमें से निकलती है तो वो अपोजिट उसके जो बारूद होते हैं उसमें जब ट्रिगर लगता है स्प्रिंग तो उतना ही फोर्स गन पर वो अप्लाई करती है। अब उसमें क्या होता है, mv, दोनों का मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट होता है, mv। यहाँ कैपिटल M जो है ये मास ऑफ गन हो गया, और कैपिटल V हो गया जो अपोजिट डायरेक्शन में गन हमको फोर्स कर रही है, वेलोसिटी ऑफ गन हो गया, वेलोसिटी ऑफ गन। यहाँ स्मॉल m जो है मास ऑफ बुलेट हो गया या कार्ट्रिज हो गया, कॉर्ट्रिज हो गया ना, मास ऑफ बुलेट जो उसमें बुलेट लगे रहते हैं, और स्मॉल v जो हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो गया। तो इसके बिना पर अगर क्वेश्चन तो कोई एक रख के आप इजिली निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ऐसे हम बहुत से एप्लीकेशंस है, हम लोग दौड़ते भी हैं अगर सड़क पर तो उतना ही फोर्स लगाते हैं, है ना, अपने किससे, हील से, और अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगता है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो हॉस पाइप होता है, जब वाटर को फ्लो किया जाता है तो चारों तरफ फोर्स लगाता है, इसलिए देखिएगा जहाँ पर गाड़ी वगैरह जो वॉशिंग वगैरह होती है तो उसमें पतला जो पाइप लगाया जा रहा है वाटर का, उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, उसको पकड़ना आसान नहीं होता, इसलिए ईंट से उसको दबाकर उसको एक वेट रख दिया जाता है ताकि वाइब्रेशन नहीं हो। तो जितने फोर्स से उस पर वाटर उसमें से पाइप से निकल रहा है उतना फोर्स अपोजिट लगाता है जिसलिए उसमें वाइब्रेशन हो। उसी तरह फायर ब्रिगेड वाले जब जाते हैं कहीं पर आग उग लग जाता है, वहाँ पर वो बुझाने वगैरह जाते हैं तो उनका भी बहुत फोर्स से वाटर को पाइप से भेजते हैं ताकि आग बुझ जाए। लेकिन उसमें अगर पानी को खोल दिया जाए, उसके पूरे टैप को खोल दिया जाए तो इतना फोर्स आता है कि उसमें वाइब्रेशन होता है, इधर उधर होने लगता है। क्यों? क्योंकि जितने फोर्स से उसमें वाटर निकल रहा है उतने ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उसमें पाइप पर लग रहा है जिसलिए उसमें वाइब्रेशन होता है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन, ये एक्शन हो गया यानी फोर्स लगाया उतना ही ऑब्जेक्ट फोर्स हम पर लगा रिएक्शन में, और दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ?